हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानेंगे, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या पावर्स हैं इनके, एंड क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को के बारे में दे रखा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now see, India has adopted parliamentary form of government. Mainly in today's world, we have either parliamentary form of government or presidential form of government. But India adopted this parliamentary form of government, and in parliamentary form of government में we have dual executive, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है द वन हु हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉज। लॉज को, जो भी कानून बने हुए हैं, उसको एक्शन में लाना एग्जीक्यूटिव का हाथ में पावर रहता है। बट डुअल एग्जीक्यूटिव इंडिया पे है, इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। तो डुअल क्या है? नॉमिनल है एंड रियल है। ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल? रियल मीन्स रियल, यानी सच में जिसके पास पावर है, दैट इज रियल। नॉमिनल मीन्स फॉर द नेम सेक, मतलब उनके पास जो पावर है वो फॉर द नेम सेक है। वो हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उन पे नाम भले उनका लिखा रहेगा, बट जो रियल पावर, रियल डिसीजन मेकिंग पावर्स, रियल लॉज जो बिल बनाएंगे, वो जो पावर वेस्टेड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, विच इज अगेन हैज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सब मिलके जो बनाते हैं उनके पास रियल पावर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल पावर हमारे जो इंडिया में है वो है प्रेसिडेंट के पास। ही इज द नॉमिनल हेड और द टाइटुलियर हेड से भी कहते हैं। तो इनके पास प्रेसिडेंट जो हमारे नॉमिनल हेड है, इनके पास जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे इनके नाम से होंगे, तो नाम इनका इस्तेमाल किया जाएगा, बट जो रियल पावर है वो किसी और के पास है, दैट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Now, President of India is part of Parliament and head of the executive in India. When we say part of Parliament or when we say Parliament, Parliament का मतलब जनरल टर्म में अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि अरे उसमें दो हाउस है, दैट इज लोकसभा एंड हमारे पास राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट मेनली हम इस दो टर्म को जो हम जनरल आपस में जो बातचीत करते हैं ये सिग्निफाई करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम ये सिर्फ ये दो हाउस, दैट इज लोअर हाउस और अपर हाउस के हिसाब से हम पार्लियामेंट को नहीं कहेंगे, इसमें हम प्रेसिडेंट को भी ऐड करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट को कंप्लीट करते हैं। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ ये दो हाउसेस के नाम से नहीं है। President has to be added. Why president is a part of the parliament? The reason is these two houses has the power to introduce bill. बिल आ जाएगा, ये पास करेगा, इसके पास जाएगा, ये पास करेगा, इसके पास जाएगा। बट ये लॉ में कब कन्वर्ट होता है? जब हमारे प्रेसिडेंट एसेंट करते हैं, साइन करते हैं, तब जाके ये लॉ में एप्लीकेबल होता है। एंड ये फिर हमारे ऑल ओवर द नेशन ये जो भी लॉज रहते हैं, जो भी बिल में प्रोविजंस रहते हैं, वो एप्लीकेबल रहते हैं। Therefore, President is the part of the Parliament, and Parliament means Lok Sabha, Rajya Sabha, and President. Parliament never means only Lok Sabha and Rajya Sabha. I hope you are getting the point. President, executive head of the government. Now, see, executive, as I said, executive has the power to implement the laws. जो भी लॉज आए हैं, जो भी चीजें हैं, जो एक गवर्नेंस का हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड, बट ये नॉमिनल है, रियल नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो नॉमिनल हेड है। रियल हेड मैंने बता चुका है, प्राइम मिनिस्टर है एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। मेनली जो कैबिनेट जो होते हैं उनके पास थिंक टैंक कहा जाता है उन्हें, उनके पास पावर रहती है इंडिया में। The office of the president is set up with according to the American and makes the president as the executive head. जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है तो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट किया गया, वहां भी एग्जीक्यूटिव हेड कहा गया, उसके यहाँ भी एग्जीक्यूटिव हेड किया गया। बट अमेरिका में वो रियल है, यहाँ इंडिया में नॉमिनल है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनके पास रियल पावर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल है। Article 53, the executive power of the Union shall be vested in the President.
इट ऑल्सो मेक्स द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, के साथ साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर है हमारे आर्म्ड फोर्सेज के लिए। एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। Now, according to Article 53, the President shall exercise the executive power either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. Now, see, this means कि एग्जीक्यूटिव पावर तो उनके पास है, चलो ठीक है, पावर कुछ ना कुछ दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो कैसे उस पावर का यूज कर सकते हैं? चाहे तो वो डायरेक्टली यूज करेंगे या फिर उनके अंडर जो ऑफिसर्स हैं उनको बोलेंगे कि देखो जी तुम मेरे नीचे हो तो ये काम तुम कर दो। बट जो भी काम वो करेंगे वो क्या होगा? विद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि मन मर्जी करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो एग्जीक्यूटिव पावर होते क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइंड नहीं किया है इसे, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव पावर हो सकते हैं मल्टी डायमेंशनल या फिर रेसिड्यूअरी। मल्टी डायमेंशनल में एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेजिस्लेटिव है, पार्डनिंग एंड डिप्लोमेटिक मिलिट्री पावर्स है। रेसिड्यूअरी मतलब होता है लेफ्ट ओवर पावर्स, जो बच गया हो। रेसिड्यूअरी मतलब जो बच गया हो। Powers remaining after removing of the powers of the legislature, that is the parliament and judiciary, जो बचता है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। बट इंडिया में मेनली जो लॉ मेकिंग जो रेसिडरी पावर्स हैं, जो कानून बनाने के लिए, वो पार्लियामेंट के लिए पास है। लॉ मेकिंग, रिमेंबर, रेसिडरी पावर्स हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट, अगेन रिपीटिंग, रेसिडरी जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास है। वो चाहे तो तीनों लिस्ट विद इन सर्टेन सिचुएशन, जो हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन है, स्टेट है, कंकरेंट है। इन सर्टेन सिचुएशन वो स्टेट लिस्ट में बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं, बट जो पार्लियामेंट जो बनाता है वो प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट। तो ये जो रेसिड या फिर कुछ ऐसे जो मेंशन नहीं है इसमें, वो भी पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। तो पार्लियामेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट हैज़ टू बी पावरफुल हियर। तो ये रेसिड लॉ मेकिंग पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है, बट हमारे प्रेसिडेंट के पास भी रेसिडरी पावर है। अगेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रेसिडरी पावर क्लियरली बताई नहीं है, बट ऐसा माना जाता है जो इन सब से बच गया हो, जो पार्लियामेंट से एंड जुडिशियरी से बच गया हो, तो हमारे को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं। नाउ विल सी, जो हमने उस वर्ड को पढ़ा था, एक्सरसाइज द पावर इन अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे, हम प्रेसिडेंट है, जो जैसा मन चाह रहे हैं, आई विल मेक द लॉज, आई एम द नॉमिनल हेड एंड आई हैव द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी द एग्जीक्यूटिव पावर्स। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट के साथ, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। The president has to exercise the powers without violating the fundamental rights. Fundamental rights को violate नहीं करना है। With aid and advice of the Council of Ministers. Council of Ministers हमेशा प्रेजेंट रहेंगे उसे aid and advice करने के लिए। And his जो एग्जीक्यूटिव जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। उस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, नहीं कि जो हम कोर्ट में जाके उस पर कोर्ट उस पर आ सकती है कि जो प्रेसिडेंट जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है। तो दैट इज सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू, यानी कोर्ट हमारी देख सकती है। हेंस ये क्यों किया गया है कि प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्टेटर नहीं समझे। ही शुड नॉट थिंक दैट इज अ डिक्टेटर, ही शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलना है एंड एक सर्टेन लिमिट्स में चलना है। अपने मन से कोई भी लॉज नहीं बना, कोई भी जो ऑर्डिनेंस नहीं निकाल देना है। एक तो लेजिस्लेटिव पावर्स में वो हमेशा हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हम आगे क्लियरली देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही वो बाइंडिंग है कि हाँ उनकी एड एंड एडवाइस से ही चलना है उनके। बट सर्टेन उनके खुद के भी पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। बट दैट मीन्स कोई भी जो पावर वो कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक लिमिट में रह के चलना है, इसके आगे नहीं जाना है। दैट इज व्हाई वी हैव चेक एंड बैलेंसेस इन इंडिया। जो हमारे जो कोर्ट है एंड पार्लियामेंट है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एल्स नहीं तो सब डिक्टेटर बन जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट अपने अपने हिसाब से लॉज बनाना स्टार्ट कर देंगे। नो, अब जब बात करते हैं डायरेक्टली,
कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं डायरेक्टली, जो भी वो चाहे वो बना सकते हैं, जो भी तो नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे यहाँ पर, it means that the president can exercise power without the aid and advice of the council of minister, and it is not his personal discretion. मतलब एक तो वो विदाउट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा भी वो सर्टेन पावर्स कर सकते हैं, बट ये उसका पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं रहेगा, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के एक लिमिट्स में रहेगा, एज आई प्रीवियसली सेड. The circumstances in which the president will act without the aid and advice of ministers, वो जो circumstances हैं, नंबर वन, जो भी वो पावर्स कर रहे हैं, comply with the conditions of the constitution, apply his judgment to satisfy the requirements of the constitution, apply his judgment to protect, preserve and defend the constitution, apply his judgment in personal capacity. personal capacity का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पावर्स हैं उनके पास जो कि वो पर्सनली कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एक दो पावर्स उनके देख लें, दैट इज, एक तो जब उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट रहता है, इम्पीच जब होते हैं तो जब वो नेक्स्ट हाउस में जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में, तो उन्हें वो वहाँ पे डिफेंड करना पड़ता है, तो दैट इज हिज पर्सनल पावर. कुछ अगेन जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं वो, तो दैट इज हिज पर्सनल पावर, बट दैट इज अगेन सब्जेक्टेड, उनके पास में लिमिट्स है, उस पर्सनल जो है वो लिमिट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट की लिमिटेशन में चलना है. ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन के बाहर चले जाना है. पर्सनल मीन्स दैट डजंट मीन कि पर्सनल कि मुझे खाना था मैं बैठ के खाऊंगा, आप खाना बनाओ, नहीं. पर्सनल मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नो आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास जो प्रेसिडेंट के पास जो कुछ आर्टिकल जो है रिलेटेड, जो उनके पास खुद के प्रोविजंस हैं डायरेक्टली करने के. The president may, by writing under his hand, address to the vice president, resign his office. नहीं, ये कुछ है आर्टिकल्स है. There are more articles, but मैंने यहाँ कुछ दिए हैं. Appointing of the PM when no political party secures the required majority in the Lok Sabha election. लोक सभा इलेक्शन में कभी ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर नहीं करती है, कभी ऐसा केस में, तो वहां पे पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, दैट डील्स विद आर्टिकल 74. वी हैव आर्टिकल 61, व्हेन अ चार्ज हैज बीन preferred against the president and an impeachment procedure is initiated against him, he can appear or present in such investigation and defend himself. तो defend भी कर सकते हैं खुद को. Article 111, returning a non-money bill for the reconsideration of the house with or without any recommendation suggesting amendment to the bill. तो जरूरी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन हो. मनी बिल या नॉन मनी बिल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बिल के बारे में, बट ये एक है कि नॉन मनी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल जो बेसिकली हम कह रहे हैं, वो उसे वो वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए. जरूरी नहीं कि वो सजेस्ट करें इसमें क्या अमेंडमेंट होना चाहिए. आर्टिकल 143, द प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी मैटर फॉर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट भी भेज सकते हैं कि हाँ, आई वांट योर व्यू ऑन द सर्टेन मैटर्स. ये भी उनके पास पावर है. आर्टिकल 280 दैट डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, constitute a finance commission at the expiry of every 5th year irrespective of the advice of the council of minister. देखो जरूरी नहीं है कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा उन्हें एडवाइस ही करेगा, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर्स में नेसेसरी. बाकी और जो पावर्स हैं दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो एड एंड एडवाइस करने के लिए हमेशा होना चाहिए. उनके पास खुद के बहुत सारे पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए वो कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट. नाउ एक्सरसाइज थ्रू सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जो उनके नीचे हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77, the president is empowered to make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for allocation among ministers of the said business. मतलब क्या हुआ, वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई बिजनेस, कोई हमारी मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो जो मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो काम हो उस सर्टेन रूल्स के हिसाब से हो, ठीक है, तो वो रूल हमारे प्रेसिडेंट बना सकते हैं. साथ साथ उस मिनिस्ट्री में चाहेंगे कि हाँ पोर्टफोलियो सिस्टम, ये मिनिस्टर को हम ये देते हैं, ये भी पावर उनके पास है कि किसी मिनिस्टर को वो मिनिस्ट्री दे देना. इट मीन्स दैट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू क्रिएट मिनिस्ट्रीज. प्रेसिडेंट के पास पावर है मिनिस्ट्री क्रिएट करने की. एंड डिपार्टमेंट अपॉइंट एंड असाइन पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स. ये भी पावर है कि वो नए मिनिस्ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको पोर्टफोलियो भी असाइन कर सकते हैं. According to the Supreme Court of India, the term officer subordinate includes Council of Ministers also. It means Council of Ministers से भी वो चाहे तो काम ले सकते हैं.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिसर्स हैं उनसे ही काम लेना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड है सब ऑर्डिनेट में। लेट अस सी द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन में है कि सिटीजन होना चाहिए, 35 यानी 35 साल से कंप्लीट कर लेना चाहिए, मेंबर ऑफ द लोअर हाउस जैसे लोकसभा के वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अगेन नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्लियर नहीं किया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ऐसा एक जो हम अगर टर्म मीनिंग समझें तो एक ऐसा ऑफिस जिससे प्रॉफिट हो रहा हो, एनी सच ऑफिस वेयर द पर्सन इज गेटिंग प्रॉफिट, विच मीन्स कि फाइनेंशियल जो प्रॉफिट हो रहा हो ऐसा कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करना है। क्वालिफाई होना है, जो लोकसभा के जो इलेक्शन वहाँ जो एमपीज इलेक्ट होते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हमको फुलफिल करने हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय मीन्स सिटीजन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि बाय बर्थ। व्हाट डज दिस मीन? क्या एक जो फॉरेनर रहता है, फॉरेनर है, हमारे प्रेसिडेंट बन सकता है? Can a foreigner be a president of India? The answer is yes. If he acquires the citizen of India, if he becomes a citizen of India, he can be president. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर नहीं किया है कि सिटीजन जो है वो क्या मोड ऑफ सिटीजन होना चाहिए, कि वो बाई बाई बर्थ ही होना चाहिए या फिर कोई बाहर से आए उसको नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ क्लियर नहीं कर रखा है इन्होंने। इट मीन्स फॉरेनर जो है वो हमारे अगर उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, बन सकता है प्रेसिडेंट। बट इन द अमेरिकन में, अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ है कि नहीं बाई बर्थ ही होना चाहिए, वो फॉरेनर्स को अगर वहाँ का सिटीजनशिप मिल भी जाता है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता कि वो प्रेसिडेंट बनते हैं। नाउ देयर इज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। इलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंडियन प्रेसिडेंट का कंपेयर टू अदर थिंग्स, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनका इनडायरेक्ट होता है। हमारे प्रेसिडेंट जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो कैसे होता है देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। मतलब एक तो याद रखना इलेक्टेड मेंबर्स हमेशा रहेंगे इसमें, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी, ये सब मिला के इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं वो जाके वोट पे पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग यही सब करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रहते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं इसमें। ये हमारे इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है। मैनर क्या होता है इलेक्शन का? आर्टिकल 55, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो दो चीजें यहाँ पे, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक्सरसाइज इन सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट मतलब क्या होता है कि कह लेंगे सीक्रेटली करना, एक डब्बा प्रेजेंट रखता है, वहां पर बॉक्स रहेगा, उसमें जाके सीक्रेटली लोग जाके अपने अपने प्रेफरेंस डालते हैं। एटलीस्ट दो तो कोई हमारे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे ही, मिनिमम अगर हम मान के चलते हैं टू। तो एक कह सकते हैं एक पर्ची दी जाती है जिसमें दो दो कैंडिडेट का नाम रहता है, लेट्स से कैंडिडेट इज ए एंड कैंडिडेट इज बी, उसके आगे आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रेफरेंस, मैं चाहता हूँ कि बी कैंडिडेट को जीते, तो मैं पहला दूंगा फर्स्ट ये, सेकंड ये। हम जैसे कि ईवीएम में जाके वोटिंग करते हैं वैसा वोटिंग सिस्टम नहीं होता प्रेसिडेंट में कि जब वो जाके बटन दबा देंगे पार्टी के आगे, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ पे उस शीट जो पेपर दिया जाता है छोटा सा, उसमें नाम रहता है और आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि वन या फिर टू किसके नेम के आगे, उसके अकॉर्डिंग वो फिर जाके एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में आपको जाके ये पर्ची डाल देनी पड़ती है। तो एक तो ये थोड़ा छोटा तरीका, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हुआ? नाउ दिस इज अ ब्रॉडर टर्म, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम उसको कहते हैं कि एक जो हमारा जो वोटिंग सिस्टम है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, ठीक है ना। हमारा जो डायरेक्ट इलेक्शन हम करते हैं, चाहे वो असेंबली के लिए करें या फिर लोकसभा के लिए करें, ये हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जाकर वोटिंग पोलिंग बूथ पे वोट करते हैं।
बट ये जो हमारे एमएलएज रहते हैं, ये हमारे एमपीज रहते हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमें हमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि हर एक की कॉन्स्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एमएलए आता है। ठीक है, तो एक एमएलए प्रोपोर्शनली टू दैट पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ रहे हो बात को, कि एक सर्टेन पॉपुलेशन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेट से 100 मिनिमम मान लेते हैं, ऐसे तो नहीं बट अजम्पशन लेते हैं कि 100 पॉपुलेशन है, तो 100 ने जाकर एक को चुना, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया कि हाँ एक पे वो 100 पे 100:1 कि 100 पे एक हमारे एमएलए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये एमएलए वोट करते हैं, हम तो डायरेक्ट वोट करते हैं नहीं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये जाके चूंकि वोट करते हैं इसलिए हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, आई विल लेट यू नो जब हम आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट प्रैक्टिकल यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन मस्ट बी मेंटेन। मतलब देखो, हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं बहुत कम है। नदन अब जब स्टेट आएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा, यूपी में मोस्ट पॉपुलेटेड है, तो इस तरह से। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन होगी, हम कैसे कह सकते हैं, अगर हम कह दिए कि फॉर एग्जांपल यूपी के जो एमएलए हैं वहाँ के ज़्यादा एमएलए हैं, ठीक है, गोवा के कम एमएलए हैं, तब तो प्रैक्टिकल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। वो ऑब्वियसली बात है, कोई एक वन साइडेड गेम हो जाएगा इसमें वोटिंग में। फॉर मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ स्पेशल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाया गया है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वोट्स। वोट्स को किस तरह से हमें काउंट करना है, ये एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर जब देखो, जब हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं तो लोकसभा और हमारा जो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जो वैल्यू रहती है हमारे वोट की वो 1 रहती है। ठीक है, बट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वैल्यू ऑफ एमपीज एंड एमएलए इज डिफरेंट। एंड इनफैक्ट एमएलए का जो वोट वैल्यू रहती है ना, वो हर स्टेट के लिए डिफरेंट रहती है। एंड हम 1971 के सेंसस को लेके चलते हैं। 1971 के सेंसस का मतलब क्या, जो जनगणना होता है हमारे हमारे यहाँ, तो हम अब तक अप टू 2026 तक हम यही लेके चलेंगे, 1971 का सेंसस। उस टाइम जो काउंटिंग हुआ उसके हिसाब से हम चलेंगे, जैसे पॉपुलेशन जो हम लेंगे 1971 का लेंगे। तब एमएलए का जो वोटिंग सिस्टम होती है वो कैसे, वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ये फॉर्मूला है किसी भी स्टेट का एक एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट निकालना। तेलंगाना का वन एक जो एमएलए का वैल्यू का वोट है 132 है, बिहार का 173 है, गोवा का 20 है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट के एक एमएलए का रहता है, एंड देन हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं, एंड देन उसके बाद से हम निकाल लेते हैं कि एक एमएलए का हो गया, वो एमएलए जाकर वोटिंग करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम काउंट करके विनर डिक्लेयर करते हैं। अब ये तो हमने एमएलए का पढ़ा है। एमपी का क्या फॉर्मूला है, कि एमपी जो हमारे लोकसभा राज्यसभा में है, उनका क्या, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि उनका जो सम करेंगे वैल्यू ऑफ द वोट्स, यानी कि उनका जो, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा का है, बिहार का, तेलंगाना का, उनको सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो निकलेगा वो वैल्यू ऑफ 1 वोट होगा। 2017 में एक एमपी की वोट का वैल्यू 708 था। ए कैंडिडेट हु गेट्स 50 + 1 ऑफ द कोटा इज डिक्लेयर इलेक्टेड। तो देखो, अब चूंकि जो वोटिंग कर रहे हैं हमने प्रेफरेंस दे दिया 1। अब ऐसा नहीं है कि जिसको नंबर ऑफ वोट ज़्यादा मिलेगा वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये केस नहीं होता है। ये केस हमारे लोकसभा इलेक्शंस में होते हैं, जो हम डायरेक्ट डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, ये केस उसमें होते हैं। बट इन दिस केस क्या होता है कि हमें एक कोटा बना दिया जाता है कि एक सर्टेन कोटा है, ठीक है, लेट्स से मान लीजिए कोटा 21 है,
तो जिसे भी 21 जो कोटा है आ रहा है, ही विल बी डिक्लेयर्ड, ये कोटा आना चाहिए। नहीं आया है तो हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, एलिमिनेट करते करते जो एक बच जाएगा उसे हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। Now, how we will decide the winner? As I said, the winner of the presidential election is not the person who gets the most number of votes, but the person who gets more votes than a certain quota. ये कोटा जो मैंने बताया 21 है, अगर ये इससे प्लस आ गया तो डिक्लेयर हो जाता है। द कोटा इज डिसाइडेड बाय एडिंग अप द वोट्स पोल्ड फॉर ईच कैंडिडेट, डिवाइडिंग द सम बाय 2 एंड एडिंग 1 टू द क्वोशंट। अब क्या होता है कि हर किसी को जो वोट मिला, ठीक है, हमने वो जो वहाँ पर जब इलेक्शंस हो रहे हैं वो डिसाइड किया गया, चलो ठीक है, किसी एक जो पर्सन है उसका जो डिसाइड बाय एडिंग ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर ईच कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, ठीक है, एंड देन उसे ऐड किया गया। ऐड करने के बाद से उसके सम को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट आएगा वो हमारा, उसमें 1 ऐड करके वो कोटा बन जाएगा, और जो वो उस कोटे से ऊपर ला रहा है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि वो विनर है। द कैंडिडेट हु पोल्स more votes than the quota is the winner. Exactly. In case no one gets more votes than the quota, then the candidate with the lowest number of votes eliminated, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। Then the eliminate candidates ballot papers are distributed between the remaining hopefuls based on these ballot papers. Second preference choice. The process of continuing the total votes for each candidate is then repeated to see if anyone pulls above the quota. Now देखो इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या इससे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो मैंने वहां पढ़ाया था ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या होता है, उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि 3 कैंडिडेट है, लेट्स सी ए बी एंड सी, क्या किया, किसी ने इसे 1 मार्क किया, किसी ने 2, किसी ने 3, ठीक है। अब हमने देखा कि तीनों में से कोई भी कोटा फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसे एलिमिनेट कर दिया, सी को, सबसे कम मान लो इसको मिले हैं, ठीक है, सी को एलिमिनेट कर दिया। सी को जब एलिमिनेट कर दिया तो हो सकता है किसी कोई क्या किया हो, सी को किसी ने 2 नंबर पे डाला हो, ठीक है, इसका जो 2 है वो इस बी के पास चला जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, एंड देन हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इनका जो इलेक्शन सिस्टम है हमारे प्रेसिडेंट का, बट ये इस तरह से चलता है। एलिमिनेट कर दिया, इसके पास जाएगा, अगर ये भी नहीं कर सका तो इसका जो 1 रहेगा वो यहाँ चला जाएगा, किसी ने बी को 1 दिया होगा, मार्क पहला प्रेफरेंस, दैट डिपेंड्स। ये 3 कैंडिडेट है अलग, एबीसी, ये वोट ट्रांसफर होते चलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये प्रोसेस चलता है अनलेस एंड अनटिल चाहे तो एलिमिनेट हो जाए या फिर वो कोटा से अबव लेते हैं तो वे विनर इलेक्ट हो जाता है। Now, can Indian president be re-elected? Yes, Constitution says that he is re-election, but as per the convention, जो हमारे यहाँ अब तक जो प्रथा चली आ रही है, तो उनके पास एक ही टर्म तक अब तक रहे हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट अब प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टर्म तक ही रह सकता है, कन्वेंशन टूटते भी हैं ना। डिस्प्यूट कौन सेटल अप करेगा इलेक्शन का? अगर मान लो इलेक्शन हो रहा है कंटिन्यूस हमारे प्रेसिडेंट का एंड कुछ इशू आ गया तो कौन सेटल अप करेगा? तो ये जो डिस्प्यूट करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, नॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द डिसीजन ऑफ कोर्ट इज फाइनल एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। द पार्लियामेंट इज empowered to make law to regulate the election to the office of the president and vice president। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना सके, लॉ बना सके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रेगुलेट करने के, किस तरह से होना चाहिए उनका इलेक्शंस। The elections can be challenged only by the person who had been a candidate in the election. No public interest litigation will be entertained. Now देखो हमारे साथ क्या होता है, हमें जो कुछ पसंद नहीं आया हम PIL फाइल कर देते जाके सुप्रीम कोर्ट में, बट प्रेसिडेंट की इलेक्शन में क्या होगा कि हम जो कॉमन पर्सन है वो फाइल नहीं कर सकते, या कोई भी MLA या MP जो इसने वोट भी किया है वो भी फाइल नहीं कर सकता है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? जो कैंडिडेट पार्ट रहा है उस इलेक्शन का सिस्टम का,
वही यानी कि ABC जो मैंने बताया, इसमें से कोई एक नेम होना चाहिए उस कैंडिडेट का, वही जाके चैलेंज करेगा। शुड बी चैलेंज ओनली आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस इज ओवर। बीच में रोकना टोकना खत्म करना नहीं है जब तक कि वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। हैंस द इलेक्शन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन द मिडिल। बीच में नहीं सस्पेंड कर सकते इलेक्शन को। ओथ ऑफ ऑफिस, अब उन्हें ओथ कौन दिलाता है? बेसिकली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, बट इन केस इफ इज एब्सेंट तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिलाते हैं। Now the president is friend, philosopher and guide to the council of ministers. What does this mean? देखो, एक तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास एक काइंड ऑफ ड्यूटी है कि वो एड एंड एडवाइस करें हमारे प्रेसिडेंट को, बट हमारे प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर है कि वो गाइड कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अगर वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट्स हैं। तो मैंने शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे हमारे मिनिस्टर्स वो कर सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे जो भी ऑफिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रखा है या जो क्रिएट हो रहे हैं, जो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेंगे। तो हमारे जो प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी गाइड करने की पावर है। टर्म ऑफ ऑफिस एज I said 5 years, shall hold office for a term of 5 years. He will remain in the office until his successor enters upon the office when his term expired. अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो वैसे नहीं कि वो भाग जाएंगे, भाई चलो हो गया तुम्हारा टर्म खत्म, यू कैन गो एंड लीव दैट, विल हैव द इलेक्शंस। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऑफिस में रहेंगे जब तक के सक्सेसर नहीं आ जाते उनके। द टर्म कैन टर्मिनेट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि टर्म वो 5 years तक ही रहे। सर्टेन अगर मान लो इम्पीच हो गया खुद वो रिजिग्नेशन दे देते हैं जाकर, तो फिर वो टर्मिनेट कर जाता है। इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, ही गिव्स रेजिग्नेशन, तो रिजिग्नेशन हो सकता है, इम्पीचमेंट से वो रिमूव हो सकते हैं, या फिर ही डाइज, एनी ऑफ द सिचुएशन कैन हैपन। तो वो 5 year टर्म पूरा नहीं हो पाता है। तो जब वो 5 year टर्म पूरा नहीं होगा तो क्या किस टाइम में हमारे इलेक्शन आ गया, फिर अगर 5 year टर्म है भी तो इलेक्शन हमारे कब होने चाहिए? खत्म हो जाने के बाद या फिर पहले? देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 years। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वेट करना है कि 5 साल पूरा हो। 5 साल खत्म होने के कुछ महीने पहले, 6 महीना लेट से, वो कंडक्ट करा लेना है आपको इलेक्शन। इन द केस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डेथ और अदरवाइज एनी सच कुछ होता है जो बीच में टर्मिनेट हो जाता है, द इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द वैकेंसी अकर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मान लो वो कुछ ऐसा रीजन हो गया जिसमें 6 फेब को वो वैकेंट हो गया, तो फेब से लेके 6 month तक के अंदर आपको इलेक्शन करा लेने हैं। एक और पॉइंट विच इज नोटेबल हियर, वन मोर पॉइंट इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल हैव फुल 5 year टर्म। मतलब उस जो बीच का जो मिडिल का टर्म है, ऐसा नहीं कि पिछले प्रेसिडेंट ने 3 साल किया एंड ही रिजाइंड, ठीक है रिजाइन कर दिए तो बच गया 2 साल, तो 2 साल वो प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। ही विल हैव फुल 5 year टर्म आफ्टर द इलेक्शन, द न्यू प्रेसिडेंट। So what is the impeachment and removal process of the president? President का जो remove करने का process है वो क्या है? First thing, it is a quasi judicial process. What do you know by quasi judicial? Quasi judicial मतलब होता है partly judicial, पूरा judicial नहीं है। Certain जो हमारे जो पावर दिए, कुछ जुडिशली पावर जो पार्लियामेंट के पास दी गई है, इसलिए हम इसे quasi judicial कहते हैं। That is not purely judicial. The president can be removed only on the ground of violating the constitution. वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेट कर रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट को चलना ही चलना है। अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो ही कैन बी रिमूव। द चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउस, चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा के कोई भी एक में इनिशिएट होता है। व्हेन द चार्ज इज इनिशिएटेड इन वन हाउस, द अदर हाउस एक्ट एज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। मीन्स हियर, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो राज्यसभा जो है क्या करेगा,
इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा। अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस का मतलब क्या हुआ कि वो हाउस जो इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर, ये मैटर जो है वो सही भी है या नहीं है, या फिर इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया है। उस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में हमारे प्रेसिडेंट आ सकते हैं या फिर उन्हें कोई रिप्रेजेंट करने भी आ सकता है। एंड जो रिप्रेजेंट करने आएगा वो डिफेंड कर, प्रेसिडेंट खुद को डिफेंड करना अगर वो फाइंड करते हैं कि इट इज रॉन्ग। आई होप यू आर गेटिंग दैट वन हाउस में अगर प्रपोजल होगा तो नेक्स्ट हाउस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस रहेगा। नाउ क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेज क्या इन्वॉल्व है। नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस स्टेज। ऐसा स्टेज स्टेज बाय स्टेज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट जो मैं स्टेज में बता रहा हूँ वो होगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले क्या है कि प्रपोजल होना आना चाहिए कि 14 दिन एडवांस है कि आप प्रपोजल दें कि देखिए हमें जो प्रेसिडेंट है उसे इम्पीच करना है, वी वांट टू इम्पीच हिम, वी वांट टू रिमूव हिम का एक ऐसा प्रपोजल देंगे। ये कब देंगे? 14 डेज का नोटिस देंगे हम पहले। एंड उस प्रपोजल को क्या है, इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। जो भी हाउस में इनिशिएट हो रहा है उसके 1/4 ऑफ मेंबर्स को उस प्रपोजल को साइन करना है ताकि बात कुछ आगे बढ़ सके। ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, अगर 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं, देन एक रेजोल्यूशन जो होगा दैट शुड बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इफ वो हाउस जो है अगर रेजोल्यूशन पास कर देता है तो वो सेकंड हाउस में चला जाता है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक हाउस में क्या प्रोसेस है, पहले प्रपोजल होगा, उस प्रपोजल के लिए 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, उसे 1/4 मेंबर साइन करेंगे, फिर साइन करने के बाद स्पेशल मेजोरिटी से दैट इज 2/3 मेजोरिटी से उसे रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाएगा। अब आता है लास्ट स्टेज, द अदर हाउस फाइंड्स इन्वेस्टिगेशन, अगर उसे इन्वेस्टिगेशन वैलिड लगता है तो फिर दिन द रेजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर फॉर एग्जाम्पल लोकसभा से सब कुछ पास होकर राज्यसभा में चल गया तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस हो गया हमारा, एंड वहां पर भी 2/3 मेंबर को दैट इज स्पेशल मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। हेंस इट इज नॉट इजी टू इम्पीच अ प्रेसिडेंट। इफ डन देन प्रेसिडेंट इज रिमूव। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अगेन रिमूवल भी जैसे इनका इलेक्शन कॉम्प्लेक्स है रिमूवल भी कॉम्प्लेक्स है। ये देखो क्यों कॉम्प्लेक्स है, एक दो रीजन ये हो जाते हैं कि पहला क्या है कि हम इलेक्शन अगर हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स, हमने डायरेक्टली क्यों नहीं इन्वॉल्व किया हमें या ना आपको कि हम भी वोट कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम अपने एमएलएज को, एमपीज को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के जो जब एमपीज रहते हैं। प्रेसिडेंट क्या है, हमारा नॉमिनल हेड, रियल हेड है तो है नहीं। हमारे पास पावर है जो रियल जो होते हैं, जो लॉज बनाते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए। इसलिए कहा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, मैंने सोचा हम इसे नॉमिनल हेड दे रहे हैं तो क्यों पूरे कंट्री को इन्वॉल्व किया करें इसमें, क्या पाए वोट दें, वोट देने के बाद से उन्हें इन्वॉल्व करें। एंड इसमें एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, कोई भी वोटिंग होती है जब वो नॉमिनल हेड है, लेट इट बी द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सेकेंडली अगर हम कहते हैं कि रिमूवल जो है इनका क्यों कॉम्प्लेक्स है, देखो प्रेसिडेंट एक हायर ऑफिस है, प्रेसिडेंट सबसे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव हेड है, तो उसका कुछ ना कुछ एक वैल्यू, इवन दो हिज नॉमिनल, सर्टेन वैल्यू हैज टू बी क्रिएटेड एंड हिज ऑफिस कैन नॉट बी वेकेंट। तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाया गया, एंड साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए भी। ऐसा ना हो कि अगर हम कह दें कि किसी सर्टेन पार्टी को वो प्रेसिडेंट पसंद नहीं है पॉलिटिकल रीजन से, तो उसे वो हटा दे आसानी से, क्योंकि आई डोंट वांट दिस प्रेसिडेंट, आई वांट माय प्रेसिडेंट टू बी देयर, ताकि सब लॉज को वो असेंट करता चला जाए, बिल्स को सब में साइन करता चले, लॉ बनाते चला जाए। तो ये भी चीज़ जो है कि इसलिए भी किया गया है कॉम्प्लेक्स कि पॉलिटिकल रीजन से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रेसिडेंट को हटा ना सके।
अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा तो प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर और रिप्रेजेंटेड इन द हाउस एंड डिफेंड हिमसेल्फ। ऑब्वियसली बात, इतना राइट तो सबको दिया ही जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास भी ये राइट है कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में चाहे वो खुद जाएगा या फिर उसे कोई रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो भी एलिगेशंस होंगे उनके अगेंस्ट उसको डिफेंड करेंगे दैट ही इज करेक्ट एट हिज पॉइंट। So what are the conditions of the office? Shall not be member of the either house of the parliament or state legislature. Meaning जब कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो क्या होगा, मेंबर नहीं होंगे किसी भी लोकसभा राज्यसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के। इफ एनी सच मेंबर इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट हिज सीट इन दैट हाउस बिकम्स वेकेंट, वो खाली हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट एमपी और एमएलएस टू बिकम द प्रेसिडेंट। इसलिए एमपी एमएलए हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं, बट अगर वो जीत जाते हैं तो उनका जो सीट रहता है उस हाउस में वेकेंट हो जाता है। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे। अगेन दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई सेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स एनी सच ऑफिस जहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा हो। His emoluments, allowances and privileges may be determined by the parliament by law. पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इनके अलाउंसेस प्रिविलेजेस को डिफाइन करने के लिए, एंड उनका जो उनके जो मंथली जो सैलरी एंड जो भी प्रिविलेजेस रहते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाते हैं, मतलब यहाँ से उनको जाके पेमेंट वगैरह जो भी मिलती है। His emoluments and allowances can be increased during the term but cannot be reduced. Remember this. ये पार्लियामेंट के पास ये लॉ नहीं है कि उसे रिड्यूस कर सके, बट इंक्रीज किया जा सकता है।